हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। लास्ट हम सभी ने बात की प्रेसिडेंट के बारे में, थोड़ी बहुत और चर्चा जो उपराष्ट्रपति से एक तुलना करके होती है उसको हम देखेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर वर्तमान में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ है ना, कैसे उनका चुनाव हुआ। अगस्त 2022 पहले वेंकैया नायडू थे, उनका कार्यकाल पूरा होने के पहले ही कैसे जो चुनाव है वह करा लिए गए, कैसे इनका बेसिकली जो वोट सिस्टम है वह कैसे होगा, कैसे काउंटिंग होती है, कैसे दोनों सांसद जो है वह इनके इलेक्टोरल सिस्टम में शामिल होंगे, कैसे इलेक्टोरल सिस्टम बनेगा और जो यहाँ का निर्वाचक मंडल है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से कैसे भिन्न है। और अगर हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की, तो चूंकि हमने ये पद अमेरिका से लिया तो समझेंगे कि क्या आखिर अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ जो तुलना है वह होती है। इन सभी मुद्दों पर हम आज के सेशन में बात करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति की शक्तियां, बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर था, है ना वो, क्योंकि उसमें आप काफी सारी चीजों को पढ़ते हैं। अब उपराष्ट्रपति का पद चूंकि ये कहा जाता है कि बेसिकली एक सुपर फ्लूलस हाइनेस की तरह है। सुपर फ्लूलस दैट मींस कि मोर देन इज वांटेड, है ना, जिसकी आवश्यकता ना हो। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है उसकी आवश्यकता नहीं है, देन हमने संविधान में क्यों रखा है। हम इन सभी मुद्दों पर भी बात करेंगे, ठीक है। सो देखो, उपराष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है बच्चों, मंजू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला, है ना। या तो आप यहाँ से सर्च कर लो मंजू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला, यहाँ से करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, या फिर आप इसको स्कैन कर लो, स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपके नोट्स एंड पीडीएफ के लिए, क्लास इन्फॉर्मेशन के लिए होगा, ठीक है। चलो, केंद्र सरकार में हमने राष्ट्रपति को पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक है। चलो, सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे हमारे आखिर कौन कौन से उपराष्ट्रपति जो है रहे। पहले उपराष्ट्रपति की हम बात करेंगे तो ये कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। ये 1952 से लेके 1962 तक रहे, 2 कार्यकाल, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे। क्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन निर्विरोध चुने गए थे शुरुआत में, तो है ना। ये बताओ कि क्या ये कभी राष्ट्रपति बने? कल की लिस्ट में क्या हमने इनका नाम देखा था? डॉक्टर, इसके बाद बनते हैं सेकंड डॉक्टर जाकिर हुसैन, 62 से लेके 67 तक। फिर आते हैं वीवी गिरी, है ना, फिर आते हैं वीवी गिरी 3rd नंबर के। फिर आते हैं गोपाल स्वरूप पाठक, है ना, तो ये 4th नंबर के थे। देन 5th नंबर पे बीडी जत्ती, 5th नंबर पे बीडी जत्ती थे, ठीक है। फिर मोहम्मद हिदायतुल्ला। देखो, तो यहां पर जो तीसरे नंबर के हमारे उपराष्ट्रपति हैं, याद करो एक कहानी जो कल भी हमने जानी थी कि जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969 में मृत्यु हुई थी, जाकिर हुसैन की 1969 में मृत्यु हुई थी, जाकिर हुसैन की 1969 में, और ये इस वक्त कौन थे? राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब देखो, जब इनकी मृत्यु हुई तो पोस्ट खाली हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अब कोई तो चाहिए इस पद को भरने के लिए, तब जो है वह वीवी गिरी आते हैं। पर अब मुद्दा ये था कि अब राष्ट्रपति पद के लिए भी इनको फिर से लड़ना था। कार्यवाहक एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट तो ये काम कर ही रहे थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति, बट देखो इनको क्या करना था कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना था। तब इन्होंने क्या किया? इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था उपराष्ट्रपति पद से। अब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, देन नेक्स्ट कौन होगा अगला? तब यहां पर देखो, उस वक्त देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जो थे वो कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्ला, है ना, मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये उस वक्त सीजेआई रहे, देश के मुख्य न्यायाधीश थे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। फिर ये एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में आए और इन्होंने 20 जुलाई 1969 से लेके 24 अगस्त 1969, लगभग 1 मंथ के आसपास इन्होंने राष्ट्रपति के मतलब एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट, एज अ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो भूमिका है वह निभाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब श्री आर वेंकटरमन की बात करेंगे। 84 से 87 रहे, ये 7th थे, ठीक है। फिर 8th रहे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 87 से लेकर 92 रहे। फिर देखो नेक्स्ट रहे के आर नारायण, 1992 से 97 तक, है ना।
फिर थे KR नारायण, यहाँ पर हम आ गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये 9 थे। देन 10th कृष्णकांत, श्री कृष्णकांत 97 से 2002। देन फिर भैरव सिंह शेखावत है ना, जो कि 11th नंबर के थे। और फिर हामिद अंसारी, और ये 2007 से लेके 17 रहे, ये 10 ईयर रहे, और ये 12th नंबर के थे। और उसके बाद फिर 13 नंबर पर लास्ट थे, 13 नंबर पर थे वेंकैया नायडू जी, जो 17 से लेके 22 तक। अब देखो बच्चों, एक बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि ये 13 नंबर के हमारे थे, और इनका जो कार्यकाल है वो 17 से लेके 22 था। अब 22 में भी कब, तो चूंकि 10 अगस्त 2022 इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त होना था। अब इनके कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व चूंकि ये कहा जाता है कि जैसे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो उसके 60 दिन पहले ही चुनाव हो जाने चाहिए। 60 दिन पहले चुनाव आवश्यक है नए उपराष्ट्रपति के, ठीक है। नए उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है वे 60 दिन पहले आवश्यक है। और ऐसे में हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट उपराष्ट्रपति हमारे चुने गए, कहीं गलती से अगर राष्ट्रपति निकल गया हो है ना, तो उसको माइंड मत करना, हम उपराष्ट्रपति को ही पढ़ रहे हैं अभी। सो यहाँ पर 60 दिन पहले बेसिकली हमने देखा कि जो चुनाव है वह आवश्यक है। और फिर हमने देखा कि एनडीए के उम्मीदवार जो हमारे, फोटो नहीं बना सकती, केवल यहां लिख देती हूं कि जो हमारे 14th जो वाइस प्रेसिडेंट थे, है मतलब 14 जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जगदीप धनखड़, ठीक है। देखो 14, अब इनका जो चुनाव है, इनके विपक्ष में कौन था, मार्गरेट तलवा है ना, इनके विपक्ष में थी। तो यहां पर हम देखें कि ये एनडीए के उम्मीदवार थे, लेकिन राज्यसभा का आपको उपराष्ट्रपति बनने के लिए, आगे हम योग्यता की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति पद के लिए तो आपको राज्यसभा के सदस्य के मतलब योग्य होना चाहिए कि आप राज्यसभा सदस्य चुने जाएं, है ना। योग्यता का क्या माना कि वो संविधान में तो परिभाषित नहीं किया गया है, बस राज्यसभा की जो अर्हता है वह रखते हो, ऐसा इसमें कहा गया है। जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में है कि वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, ठीक है। सो यहाँ पर जगदीप धनखड़, तो यहाँ पर देखो कि जब इनका कार्यकाल पूरा 60 दिनों के भीतर चुनाव हुआ, और यहाँ पर कुल वोट की हम बात करेंगे कि जो टोटल वोट कैसे पड़े थे, अच्छा खैर आगे समझा देती हूँ, ठीक है। तो वर्तमान में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वह कौन है, वह है श्री जगदीप धनखड़। आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप साइट खोलिएगा ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट की आप साइट खोलिएगा बच्चों, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो श्री जगदीप धनखड़, वहीं से मैंने बाकी फॉर्मर जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनको भी रखा। सो बेसिकली देखो कि जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है ना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति क्या भूमिका है, संविधान में कहां कहां वर्णन है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। देखो अगर हम ये कहें कि पहला तो हमारा जो संवैधानिक प्रमुख या संवैधानिक अधिकारी है वो तो राष्ट्रपति थे, दूसरा प्रमुख संवैधानिक जो अधिकारी है, दूसरे प्रमुख जो संवैधानिक अधिकारी हैं वह कौन होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे। और जब हम ये गिनेंगे ना कि सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है देश में, तो प्रेसिडेंट के बाद उपराष्ट्रपति का जो नाम है वह आएगा। तो देश का दूसरा सर्वोच्च पद है, देश का दूसरा सर्वोच्च पद है ना, या संवैधानिक लिख लो कि संवैधानिक रूप से दूसरा महत्वपूर्ण अगर कोई अधिकारी है इस देश में तो ये सेकंड नंबर पर आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और अच्छा एक बात और याद रखो कि हम अगर इस पद की बात करें तो हमने ये पद जो है वह कहां से लिया, तो उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर लिया, अमेरिका की तर्ज पर, मतलब अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है
कुछ कुछ हमारे यहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका भी पद है। इन दोनों में जानते हो केवल एक ही अंतर है। हम आगे देखेंगे कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की वैकेंसी में कार्य करेंगे, लेकिन वो पूरी जो समय बचा है वो पूरे समय के दौरान नहीं करेंगे, बल्कि जब तक नेक्स्ट राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक उसमें एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट, एज अ कार्यवाहक राष्ट्रपति काम करेंगे। बट अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति चुना गया वो पूरी शेष अवधि वही गुजार देगा, मतलब वही अब एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं है, वो बन गए प्रेसिडेंट। ठीक है, ये वहां पे एक अंतर जो है वह है, जो कि हम लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो कि आखिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो निर्वाचन है वह कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह कैसे होगा, है ना। निर्वाचन जो है आखिर वह कैसे होगा, हम उसको समझते हैं। चलिए, तो उपराष्ट्रपति जैसे कि हमने देखा था आर्टिकल 52 क्या कह रहा था, आर्टिकल 52 हमने लास्ट देखा था जिसमें कहा कि भारत का राष्ट्रपति होगा, है ना। आर्टिकल 52 थोड़ा सा साथ साथ में पुराना भी रिवाइज करते जाओ। तो आर्टिकल 52 कहता है कि देश का राष्ट्रपति होगा और 63 कहता है कि देश का उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा ऐसा कहता है आर्टिकल 63। ठीक है, ऐसा कहता है आर्टिकल 63। अब निर्वाचन कैसे होगा, तो देखो निर्वाचन में मेन जो हमें पढ़ना है पद्धति और सारी चीजें लगभग वही है जो कि राष्ट्रपति के बारे में है। जैसे कि हमने बात की थी कि निर्वाचन की जो रीति होगी वह कैसी होगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और इसका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल मत हस्तांतरणीय प्रणाली, एकल मत हस्तांतरणीय, बात वही है, मतलब पद्धति वही है, एकल मत हस्तांतरणीय पद्धति जो लास्ट हमने देखी थी। और हमने जाना था लास्ट कि इसमें 3 बातें शामिल है ना। इसमें कौन कौन सी 3 बातें शामिल है, कल राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति में हमने जाना था कि जो वोट है वह प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। जो वोट है वह कैसे दिया जाएगा, प्राथमिकता के आधार पर, मतलब 1, 2, 3 और 4। सेकंड हमने कहा था कि जो गणना है वह कई चरणों में होगी, कई चरणों में काउंटिंग होगी, गणना होगी, किसको मत मिले किसको नहीं, और विजयी वही होगा जिसको कि एक कोटा मिल गया हो जो कि वैध हो। ये 3 बातें हमने इसमें पढ़ी थी, है ना। अब इन जो निर्वाचन है, अनुच्छेद 66 कहता है कि निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होंगे। अब यहां पर एक बात जानने के योग्य है कि आखिर सेम वही पद्धति है, वही सारी चीजें जो राष्ट्रपति के लिए हमने अपनाई, तो अंतर क्या है, अंतर को पढ़ते हैं पहले, है ना। तो निर्वाचन की पद्धति तो हमने यहां पर देखी। देखो राष्ट्रपति से निर्वाचन में अंतर, तो मेन आपको डिफरेंस पढ़ना कि सारी चीजें वही हैं, पद्धति वही है, बट मेन जो अंतर है आखिर वह क्या है। तो देखो जब इलेक्टोरल जो कॉलेज हमने देखा था राष्ट्रपति का, आपको पता है ना, याद है कुछ कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज बना था बच्चों, इस कॉलेज में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं थे। जो ये निर्वाचक मंडल बना था राष्ट्रपति का, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए जो बनेगा ना उसमें मनोनीत सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, तो देखो उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु जो इस तरह से देखो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, वही इनडायरेक्ट तरीका, अप्रत्यक्ष, जैसे कि राष्ट्रपति के लिए अपनाया जाता है, अप्रत्यक्ष रीति से, अप्रत्यक्ष विधि से, है ना, अप्रत्यक्ष जो है रीति से चुनाव होगा। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वह बनाया जाएगा, एक निर्वाचक मंडल की बात यहाँ पे की गई है। सो बेसिकली ये जो निर्वाचक मंडल है ना, इसमें वो सभी सदस्य शामिल होंगे जो कि राष्ट्रपति में थे। अंतर जो है मेन अंतर है ना, वो अंतर इतना है, पहला कि
संसद के निर्वाचित, संसद मतलब राज्यसभा, राज्यसभा लोकसभा, संसद के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होंगे, दोनों शामिल होंगे। अब यहां पे एक ब्रैकेट में लिख लो कि राष्ट्रपति पद के लिए जब हुआ था ना, तो राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में केवल निर्वाचित थे, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य थे, मतलब मनोनीत सदस्य नहीं थे। मनोनीत नॉमिनेट सदस्य कौन, जैसे कि आप देखते हैं कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 मेंबर और राज्यसभा में जो 12 मेंबर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, है ना। मनोनयन मतलब जो चुनाव से नहीं हुआ, बस बोल दिया कि हाँ देखो सचिन जो है या हेमा मालिनी जो है या जयप्रदा जो है वो क्या होंगी, राज्यसभा की सदस्य होंगे, वो मनोनयन जैसे कि 4 क्षेत्रों से करता है। इसको खत्म कर दिया कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होंगे, ये खत्म हो गया 2020 में, है ना। पहले ऐसा, लेकिन मूल संविधान की आप जब किताबें पढ़ेंगे, कहीं कहीं अगर अपडेट नहीं है आपको आज भी मिल जाएगा कि लोकसभा में एक, क्योंकि संविधान में आर्टिकल है ना, उसको खत्म नहीं किया गया, अस्थायी रूप से बंद किया गया। उसके पीछे रीजन ये था कि अगर 143 करोड़ 143 करोड़ के देश में के जनसंख्या वाले देश में 2011 का जो सेंसस है वह कहता है केवल 300 लोग हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन दैट मीन्स माता या पिता या दोनों में से कोई एक यूरोपीय मूल का है ना, एक भारतीय मूल का है, तो एंग्लो इंडियन। तो अगर उनकी संख्या 300 है तो क्या जरूरत है उन्हें 2 सीट देने की, अस्थायी रूप से इसको बंद किया गया। मे भी अगर जरूरत पड़ी तो भविष्य में, है ना। तो राज्यसभा के 12 ये वो सदस्य मनोनीत, तो ये अब राष्ट्रपति खुद मनोनयन कर रहा है, तो राष्ट्रपति के में ये नहीं शामिल होंगे, उपराष्ट्रपति के में शामिल होंगे। आया समझ में। तो यहां पर देखो कि राष्ट्रपति के जो इलेक्टोरल कॉलेज हमने कल देखा था उसमें केवल और केवल केवल निर्वाचित सदस्य थे, है ना। केवल उसमें बच्चों निर्वाचित सदस्य जो है वह पार्टिसिपेट कर रहे थे, मनोनीत सदस्य नहीं थे, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं थे, बट यहां पे तो है। अब सेकंड देखो, आपको याद है ना कि राज्य विधानसभा के सदस्य क्या शामिल थे, विधानसभा के सदस्य अगर शामिल थे तो हमने एक विधायक का मत मूल्य भी निकाला था। कैसे निकाला था याद है, तो चूंकि सभी का बराबर हो जाए इसलिए हमने एक वोट जो है एमपी का भी निकाला था, एमएलए का भी निकाला था, है ना। उसके बाद 3 बातें की थी और वैध कोटा क्या था 50+1, है ना। अब देखो तो यहां पर क्या है कि दूसरा जो है कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होंगे जो कि राष्ट्रपति के में शामिल थे। ये 2 अंतर है, विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होंगे, ना निर्वाचन ना मनोनयन कोई शामिल नहीं होगा, के सदस्य शामिल नहीं, थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूं, नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें बस ये जो अंतर है वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में देखने को मिल जाता है चुनाव प्रणाली में, प्रक्रिया में, ठीक है। अच्छा देखो, आपको पता है कि मूल संविधान में क्या व्यवस्था थी। अगर हम अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहता था ऐसा करो, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोनों सदन एक साथ बैठ जाओ, है ना। मूल संविधान में जो व्यवस्था दी गई थी उसको बाद में एक संविधान संशोधन से हटा दिया गया। मूल संविधान कहता था उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, मूल जो संविधान है वो कहता था कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त अधिवेशन में होगा, संयुक्त अधिवेशन से होगा, ठीक है। लेकिन बाद में इस व्यवस्था को हटा दिया गया। 11वां संविधान संशोधन था, 11वां संविधान संशोधन जो 1961 में हुआ, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इस व्यवस्था को बेसिकली समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखो, तो हमने देखा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर अब जो चुनाव है वह होता है ना। आनुपातिक जो पद्धति है उसके आधार पर चुनाव होगा। हम कुछ योग्यताओं की बात करें कि योग्यता क्या क्या होंगी, कि वो न्यूनतम जो है वह 35 वर्ष की आयु हो, न्यूनतम
35 वर्ष की आयु हो और राज्यसभा, ये थोड़ा सा हाईलाइट करने वाली बात है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। अब यहां पर भी जैसे कि हमने राष्ट्रपति के बारे में बात की थी, तुलनात्मक हमेशा पढ़ना है। राष्ट्रपति के लिए क्या था कि वह लोकसभा के सदस्य बनने की पात्रता रखते हो। तो राष्ट्रपति के लिए था कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की पात्रता रखते हो। बट अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति के लिए क्या जरूरी है? उपराष्ट्रपति के लिए जरूरी है, ठीक है, कि वह बेसिकली राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। और यहाँ पे लाभ की पद की जो बात है वह भी की गई है, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी शपथ और कार्यकाल की बात कर ले। तो शपथ क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखेंगे, पद और कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। पद ग्रहण की बात करेंगे तो 5 वर्ष तक, है ना, 5 ईयर जो है इनका ये टर्म होगा, 5 ईयर इनका टर्म होगा। लेकिन ये इसके पहले भी जो त्यागपत्र है वह दे सकते हैं। अब देखो बस 22 वर्षा हो गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे रहे थे और इन्हें त्यागपत्र देना है उपराष्ट्रपति को, तो ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देंगे। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देके अपने पद और कर्तव्यों से आजाद हो सकते हैं, ठीक है। ये इनका कार्यकाल है। पद से रिक्ति की हमने बात की कि राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे दे या फिर इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। अब हटाया कैसे जा सकता है वो प्रोसेस मैं आपको अभी बताऊंगी, अलग से समझाऊंगी। इनको हटाने की बात है ना कि राज्यसभा में न्यूनतम 14 दिन की पूर्व सूचना पर हटाया जाए इनको। तो पहले निर्वाचन की कुछ और बातें हैं उसको भी समझ लो, ठीक है। कि देखो हमने लास्ट देखा कि जैसे कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, तो यहां पर जैसे कि वर्तमान अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें श्री जगदीप धनखड़, ठीक है, इनके विपक्ष में कौन थी? मार्गरेट अल्वा। तो यहां पर देखो आपको भी पता है कि ये जो चुनाव है वे कैसे हुए थे कि प्राथमिकता के आधार पर आपको वोट देना था, है ना, प्राथमिकता के आधार पर आपको वोटिंग करनी थी। ठीक वैसे ही 1 2 3 4। और अगर हम देखें कि टोटल कितने मेंबर्स थे वोट करने वाले, टोटल कितने मेंबर्स थे, तो जोड़े कि अधिकतम लोकसभा में 545, है ना, और अधिकतम राज्यसभा के जो है वह 245। हम दोनों मेंबर्स को जोड़ दें तो इनके इलेक्टोरल कॉलेज में लगभग इतने सदस्य होते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम आपने ये पूरा जोड़ दिया, इसमें से आपने माइनस नहीं किया। अभी अगर हम देखें तो 243 में से आप चलो 2 हटा दो, एंग्लो इंडियंस, है ना, कि इस बार वो है ही नहीं। 245 में ये सारे शामिल होंगे, 245। इसके अलावा राष्ट्रपति के लिए अगर बात करेंगे तो 245 में से आपको हटाना पड़ेगा, 12 सदस्य हटा दो, फिर जाके वो राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के में केवल इलेक्टेड होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके अलावा जब हम कोटा की बात करेंगे कि जीतने के लिए कितना कोटा, तो जो कुल वोट मिले हैं ना, मान लो कुल वोट ये है, फिर इसको भाग देंगे 2 से और 1 जोड़ देंगे, तो एक वैध कोटा पाना आवश्यक है। क्योंकि ये नीड किस चीज की है? ये नीड है कि आपको एक वैध कोटा चाहिए, ये इस चीज की नीड है। तो वैध कोटा इस सिचुएशन में कितना होगा? वैध कोटा का मतलब क्या होगा? पद्धति तो हमने देख ली। वैध कोटा होगा टोटल वोट, कुल वोट प्लस भाग, इसको 2 से दे दो और 1 जोड़ दो, ये वैध मत होंगे। जिसको ये मिल जाएगा वो जीत जाएगा, है ना, जिसको ये मिल जाएगा वो जीत जाएगा। इसके अलावा देखो कि निर्वाचन की तो सारी बात हो गई, थोड़ी सी चर्चा हमारी हटाने की भी हो जाए, ठीक है। पद से जो रिक्ति है आखिर वह कैसे हो गया? तो देखो इनके लिए कोई इम्पीचमेंट प्रोसीजर की बात नहीं की गई है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि वैसे तो इनका जो ऑफिशियली जो टर्म है हमने देखा कि ये लगभग आपका कितना है? 5 ईयर है, ठीक है। एंड फॉर्मल इम्पीचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। इनके लिए औपचारिक अगर हम महाभियोग की बात करें उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो फॉर्मल इम्पीचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हिज रिमूवल। तो बेसिकली इनका रिमूवल कैसे होगा? रिमूवल होगा या इम्पीचमेंट होगा? इम्पीचमेंट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, है ना, महाभियोग। तो इनके हटाने के लिए रिमूवल प्रोसेस की बात की जा रही है, हटाया जाना, ठीक है। तो पहली बात
कि अगर ये आए कि संविधान में महाभियोग की बात की गई है, नो नो, है ना, तो रिमूवल के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं, औपचारिक महाभियोग, औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं। अपने नोट्स में भी बच्चों थोड़ा सा बोल्ड कर लिया करो, नहीं, हाँ, इस तरह के शब्द को, नहीं को स्पेशली, ठीक है। देन नेक्स्ट है इसमें कि फिर इनको हटाया कैसे जाएगा, तो एक प्रस्ताव लाया जाएगा, एक जो प्रस्ताव है वह लाया जाएगा, रेजोल्यूशन। और ये कहां पर लाया जा सकता है, ये जो प्रस्ताव या रेजोल्यूशन होगा ये केवल लोग, इनको हटाने का प्रस्ताव है ना, पूरा ही लिख लो कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, हटाने का प्रस्ताव केवल लोकसभा लिख दो या राज्यसभा या दोनों, केवल राज्यसभा। राज्यसभा इस आशय से एक प्रस्ताव पारित कर दे कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है और उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो रेजोल्यूशन जो आएगा वो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का, वह केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा इसको इनिशिएट नहीं कर सकती, है ना, राज्यसभा में लाया जा सकता है। अब राज्यसभा में लाया तो जा सकता है, बट कैसे, ये जो प्रोसीजर है वह आगे कैसे वर्क करेगा, तो देखो राज्यसभा में बेसिकली एक प्रभावी बहुमत से, इसके लिए एक शब्द यूज किया गया है कि ऐसा प्रस्ताव, हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में प्रभावी बहुमत। आप सोचेंगे मैम आपने विशेष बहुमत बताया, आपने साधारण बहुमत बताया, आपने इसकी तो बात ही नहीं की। प्रभावी बहुमत बेसिकली काइंड ऑफ ए स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत का ही एक प्रकार कहलाता है। जो विशेष बहुमत होता है ना, विशेष बहुमत का की तरह कह लो, विशेष बहुमत की तरह होता है, ठीक है। तो राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से लाया जाता है ऐसा प्रस्ताव, ठीक है, क्लियर। तो याद रखना जरूरत होती है कि इस तरह का जो रेजोल्यूशन है पास्ड बाय राज्यसभा इन मेजोरिटी, पास्ड बाय राज्यसभा बाय अ मेजोरिटी, बहुमत से। और यहां पर जानते हो इस बहुमत का मतलब क्या है, कि राज्यसभा जो है वह बहुमत से लेके आ रही है। तो राज्यसभा का जो बहुमत का मतलब होगा यहां पर, ये विशेष बहुमत से होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है, तो ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा विशेष बहुमत से पारित करेगी। क्या लोकसभा की कोई भूमिका है? विशेष बहुमत, ऐसा प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित करेगी, तब पारित माना जाएगा, पारित तिथि से हटाया हुआ माना जाएगा। बट लोकसभा की क्या भूमिका है, तो लोकसभा के लिए जानते हो क्या वर्ड लिखा है, कि लोकसभा बस अग्रीड हो, अग्रीड, दैट मीन्स सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। इसमें यह कहा कि लोकसभा की सहमति आवश्यक है, और लोकसभा की सहमति का मतलब है लोकसभा की सहमति, और यहां पे इस सहमति का मतलब है साधारण बहुमत से सहमति। अब यहां विशेष बहुमत नहीं चाहिए, यहां पे क्या चाहिए बच्चों, साधारण बहुमत चाहिए। तो ये हटाने का प्रोसीजर है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि एटलीस्ट हटाने का जो ये प्रस्ताव है 14 डे बिफोर नोटिस देना पड़ता है, 14 दिन पहले जो सूचना है, प्योर नोटिस, प्योर पूर्व सूचना पर ही इसको जो है वह लाया जा सकता है। और अगर हम शुरुआत की बात करें कि इस तरह का जो संकल्प है वह केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, ये बात आपको याद रखनी है ना, कि ये जो प्रस्ताव है केवल राज्यसभा में। अगर ये कहीं लिखा हो कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, अब देखो जैसे मैं आपको 2-3 सेंटेंस बताती हूँ, आप खुद समझ जाओगे उसमें गलत क्या है सही क्या है। एक बार फिर देख लो कि यहाँ पे औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक सिंपल रिमूवल जो एक प्रस्ताव लाया जाएगा, इनको रिमूवल का, इनको हटाने का प्रस्ताव उसके द्वारा ही, और ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में जो लाया जाएगा है ना, वो विशेष या प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत जो कि स्पेशल मेजोरिटी का ही एक प्रकार है। सो ये बेसिकली मेजोरिटी से प्रभावित होना चाहिए। राज्यसभा
राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित और लोकसभा में केवल अग्रीड वर्ड लिखा है कि राज्यसभा, देखो इसमें लिखा हुआ है कि बेसिकली ऐसा जो रेजोल्यूशन है पास बाय मेजोरिटी ऑफ लोकसभा बट अग्रीड बाय मेजोरिटी राज्यसभा के लिए एंड अग्रीड बाय लोकसभा, मतलब अग्रीड के लिए ये कहा गया है कि केवल सहमति जरूरी, ऐसा नहीं है कि लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में भी जाएगा बट साधारण तरीके से या सामान्य सहमति से, साधारण बहुमत से अगर लोकसभा इसको मान ले, है ना, विशेष बहुमत नहीं चाहिए इसमें लोकसभा का। क्लियर? तो ये बेसिकली है। अच्छा, योग्यता की अब हम बात करेंगे। हटाया जाना तो हो गया। अच्छा, योग्यता की हमारी कुछ चर्चा हो चुकी है ना, कि लाभ का पद ना धारण करता हो। इसके अलावा हम देखेंगे कि 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक और 15,000 रुपये आरबीआई में इनको भी जमा करने पड़ेंगे। राष्ट्रपति के मैं याद करूँ 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, है ना, 50 प्रस्ताव करें, 50 लोग अप्रूवल करें, अनुमोदन करें और उसके बाद वो 15,000 रुपये की राशि कहाँ जमा कर रहे थे? आरबीआई में। अगर आपको कुल वैध मत का नहीं मिल रहा था एक कोटा तो जमानत राशि आपकी जब्त हो गई थी, है ना। ठीक ऐसा ही इसमें है कि लेकिन हाँ, इसमें ये जो संख्या है वो काफ़ी कम है, 20-20 प्रस्तावक अनुमोदक है और यहाँ पे आरबीआई के पास आपको भी एक जो जमानत राशि है बेसिकली वो जमानत राशि वहाँ पे भी आपको जमा करानी होगी 15,000 रुपये आरबीआई में। ठीक है, आरबीआई में, एसबीआई मत लिख लेना। चलिए, तो रिमूवल का हो गया। अब देखो कुछ सेवा शर्तों की बात। अच्छा, पहले उपराष्ट्रपति के कार्य देखो। उपराष्ट्रपति के जो मेन कार्य हैं वह क्या होंगे? 64 कहता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, है ना। पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो मतलब आप देखेंगे कि ठीक है, एक्स ऑफिशियो मतलब जब आप एक पद पर रहते हुए दूसरे पद के अधिकारी हो गए। ठीक है, जैसे कि हमारे पापा के पापा हैं, दादाजी हो गए। ठीक है, तो जो भी होंगे वो वही दादा कहलाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि बेसिकली जैसे कि अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी आप देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी आपने इकोनॉमी सुना होगा, तो वहाँ पे आप देखो कि मौद्रिक समिति जो बनती है, जो मॉनेटरी कमेटी होती है, उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो जो आरबीआई के गवर्नर होंगे वो होंगे, तो वो एक्स ऑफिशियो होंगे। मतलब जो भी उस पद पर, जैसे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? जो पीएम है वो अध्यक्ष होंगे। जो पीएम, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो जो पीएम होते थे वो अध्यक्ष होते थे। तो यहाँ पर क्या कि एक पद पर रहते हुए आप दूसरे पद के अधिकारी हो जाते हैं, बस वही बात है। तो उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिशियो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है ना, कि एक पदेन के रूप में राज्यसभा के सभापति, इनको जो वेतन मिलेगा, शपथ लेंगे, वो इसी रूप में लेंगे, है ना। राज्यसभा के सभापति आप अभी देखेंगे जगदीप धनखड़ जो हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस तरह के इनके क्लिप्स, वीडियोस, है ना, कई चीजें मिल जाएंगी, काफी अच्छा बोलते हैं। तो ये राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकते हैं और पदेन सभापति होंगे, जो राज्यसभा के, जिसके हम लोकसभा के कहते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जो भी होंगे, स्पीकर जो होंगे, लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जा रहा है। पर राज्यसभा के जो मेन सभापति होंगे, है ना, जो कि जैसे अध्यक्ष की तरह यहाँ सभापति कहा जाता है, तो जो सभापति होंगे वो वही होंगे जो कि उपराष्ट्रपति होंगे, उसमें चुनाव नहीं किया जाएगा। हाँ, उपसभापति का जो चुनाव है राज्यसभा के, वो जरूर सदस्यों के बीच में से किया जाएगा, पर सभापति वही होंगे जो कि राष्ट्रपति होंगे। ये एक्स ऑफिशियो है। ठीक है, आर्टिकल 65 क्या कहता है? ये कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारण से राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, अगर राष्ट्रपति नहीं है किसी भी तरह से, तब जाके उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। इसके अलावा अगर मान लो महाभियोग से उनको हटा दिया गया और अवधि जो है वह बची हुई है, कि तो अब वो क्या करेंगे? मान लो 5 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल था, 3 साल बाद, ऐसा हालांकि आज तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली वो कितने समय तक के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे? तो इनकी दो प्रमुख जो भूमिका है ना, एक तो ये राज्यसभा के चेयरपर्सन होंगे, ये पहली भूमिका है इंपॉर्टेंट, और दूसरी इंपॉर्टेंट जो इनकी भूमिका है ना, जानते हो ये किसके रूप में है? ये एक तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, ये पहली भूमिका है। दूसरी भूमिका है इनकी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भूमिका। ये दो इनकी इंपॉर्टेंट भूमिका है। ठीक है, कि अगर राष्ट्रपति किसी कारण से अनुपस्थित है तब आएंगे। अब देखो एक बात सुनो,
जब आप राज्यसभा की साइट खोलोगे या फिर वाइस प्रेसिडेंट की साइट खोलोगे तो आपको जब सबसे फर्स्ट जो पेज दिखाई देगा ना वो यही होगा, जिसमें कि राज्यसभा के बारे में लिखा होगा और वहां पे ये बताया होगा सबसे पहले कि राज्यसभा के जो बेसिकली चेयरपर्सन है वो कौन होंगे। और इसमें एक बात लिखी जाती है कि राज्यसभा के जो सभापति, देखो राज्यसभा में दो मुख्य अधिकारी हो गए, एक तो सभापति, आगे जब हम संसद पढ़ेंगे तब देखेंगे, है ना, एक सभापति और दूसरे उपसभापति। ठीक है, तो उपसभापति का तो चयन बीच में से ही हो गया। अब ये सभापति कौन होंगे, तो जो सभापति वही होंगे जो कि उपराष्ट्रपति होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो जो उपराष्ट्रपति होंगे वही इसमें बेसिकली एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह जो है वह काम करेंगे। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, ये बात इसमें कही गई है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति 2013 में पूछा गया। राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होंगे। अच्छा, ये बात सभापति के बारे में तो चलो समझ में आती है, सदन के सदस्य की लेकिन योग्यता तो रखनी ही होती है ना, कि अगर जो उपराष्ट्रपति है अगर वो राज्यसभा के सभापति होंगे, उपराष्ट्रपति के लिए एक योग्यता के लिए एक शर्त रखी गई है, वही व्यक्ति योग्य होगा जो कि उम्र इतनी होगी और राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता होगा। तो सदस्य हो ना हो योग्यता जरूर रखे, है ना, ध्यान रखना, सदस्य हो ना हो योग्यता जरूर रखे। तो राज्यसभा का सभापति व उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं, उपसभापति तो उसी सदन के सदस्य होंगे, उनके बीच में से ही चयन हो रहा है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। टफ है ये, हमने जो पढ़ा उसी में से था, है ना, तो ये बात बिल्कुल सही है। हमने क्या देखा था कि मेन एक जो अंतर ये मिल जाता है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर, अच्छा अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं आपसे कि राज्य विधानमंडल के भी नॉमिनेटेड जो मेंबर्स है, राज्य विधानमंडल के भी जो मनोनीत सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होंगे, वो गलत हो जाएगा ना गलत, क्योंकि राज्य विधानमंडल के तो जो लोग हैं, जो वहां के सदस्य, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो उपराष्ट्रपति के चयन में केवल भूमिका संसद के सदस्यों की है ना। तो यहाँ पे क्या है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट में नहीं थे, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल में नहीं थे, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं। ठीक है, क्लियर, सो आंसर क्या हो गया, तो आपने जो पढ़ा उससे बन गया। कुछ शक्तियों की हम बात कर लें, है ना, कुछ शक्तियों की बात करते हैं। सेवा शर्तें, अच्छा पहले ये देख लो, सेवा शर्तें क्या है। उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा सदस्य उपराष्ट्रपति चुन लिया गया तो यह मान लिया जाएगा कि उसने सदस्यता त्याग दी है। अगर मान लो कोई सदस्य ऐसा है जो कि किसी पद पर है, कहीं पे मंत्री मिनिस्टर है मान लीजिए, अगर वो उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए तो ऐसा स्वतः मान लिया जाता है कि वो बेसिकली उसने वो जो उसका पहला पद था वो छोड़ चुका है, वो अब केवल उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा पद रिक्ति की बात कर लेते हैं। लाभ के पद की चर्चा कर चुके, पद रिक्ति की पूर्ति की हमने बात की कि अगर निर्वाचन कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही हो जाए, कार्यकाल पूर्ण होने के पहले की बात कही गई। और यहाँ पे आकस्मिक रूप से अगर रिक्ति हो जाए, अगर अचानक से, तो 6 माह के समय सीमा का वर्णन नहीं है। हालांकि कहीं कहीं आपको 60 डेज का मिल जाता है कि लगभग 60 दिन पहले जो चुनाव है वह हो जाने चाहिए, 60 दिन पहले। अब जैसे कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या था कि 6 महीने पहले जो चुनाव है वह हो जाने चाहिए, वह आवश्यक होंगे, है ना। तो यहाँ पर 6 माह की जो समय सीमा जो राष्ट्रपति के लिए थी वो उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है। ठीक है, अगर पद रिक्त होता है तो कौन उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, इसका भी संविधान में कोई वर्णन नहीं है। अगर राष्ट्रपति के रूप में, अगर राष्ट्रपति जो है वह नहीं है तब उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति नहीं है सीजेआई है, सीजेआई नहीं है कोई और वरिष्ठतम न्यायाधीश है। पर अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तब अब कौन होगा, वो उसकी कोई बात नहीं की जाती है, इसकी कोई जो बात है वह नहीं की गई है। ठीक है, तो ये कुछ सेवा शर्तें और इन सब की बात थी। इसके अलावा देखो इनके कार्यों को देखते हुए बेसिकली एक वर्ड जो है वह इनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एक जो वर्ड है वह यूज किया जाता है,
कि देखो भूमिका तो बस हमने यही दो देखी, इसके अलावा ये कहा जाता है कि बेसिकली हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस, क्या कहा जाता है, हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस। आपको पता है कि इसका हिंदी में भी यही शब्द लिखा हुआ है, बस हिंदी कर लो आप, हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस। ये वर्ड वाइस प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है। आपको पता है सुपरफ्लुअस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉट नीडेड या नॉट वांटेड, या अतिरिक्त की तरह की, मतलब नॉट नीडेड। अब ऐसा क्यों कहा जाता है वाइस प्रेसिडेंट को? इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान ने कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी। दूसरे नंबर का सर्वोच्च हमारा संवैधानिक पदाधिकारी है, पर संविधान ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी, महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी, एक्स्ट्रा की तरह देखा जाता है, मोर देन इज वांटेड, है ना। तो विशेष कार्य नहीं सौंपे, बस केवल निरंतरता के लिए। और ये निरंतरता किस चीज की है, किसकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे? एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो एक चीजों को केवल निरंतर के रखने के लिए, निरंतरता हेतु केवल वाइस प्रेसिडेंट है क्या? केवल निरंतरता के लिए है। तो आपने कार्यवाहक रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भूमिका की यहाँ पे बात की, ठीक है। तो यहाँ पर एक सुपरफ्लुअस हाइनेस के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा देखो भारत और यूएस की बात करते हैं कि हमने ये जो पद है वह बेसिकली कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है, ठीक है। अमेरिका में जो पद है वो हमने लिया और क्षमता के अनुरूप हमने कोई काम नहीं सौंपा, इसलिए कुछ लोग इन्हें सुपरफ्लुअस हाइनेस जो है वह कहते हैं। और साथ ही हम देखेंगे कि ये जो पद है वह हमने अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर ही बनाया है, बट एक मुख्य अंतर दोनों में मिल जाता है। वो मुख्य अंतर देखो क्या है कि जैसे कि हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति केवल एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ये अवधि को पूर्ण नहीं करेगा, ये केवल कुछ समय के लिए रहेंगे जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते, कुछ समय हेतु। बट अमेरिका में मेन ये है कि राष्ट्रपति के बाद जो भी समय बचा है, पूर्ण समय या कार्यकाल, वो उपराष्ट्रपति ही रहेंगे। अब नया चुनाव नहीं होगा 5 साल के पहले, 4 साल के पहले। वहां के राष्ट्रपति तो 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, है ना। तो अगर राष्ट्रपति मान लीजिए नहीं है, 2 साल का भी समय बचा, 1.5 साल का समय बचा, तो वहां पे जो उपराष्ट्रपति है वह अब आगे 1.5-2 साल जो है वह एज अ राष्ट्रपति एक्ट करेंगे, ठीक है। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति अगर पद पर आसीन हो जाए, राष्ट्रपति ना हो, तो अपने पूर्ववर्ती के शेष कार्यकाल के लिए पद पर रहेंगे, पूरा कार्यकाल। और हमारे यहाँ क्या है कि नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक, नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने पर मात्र एक कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक एक्टिव, बस यही एक मुख्य अंतर है, यही एक मुख्य अंतर है इसमें, ठीक है। क्लियर है? शक्तियों की सारी बात हो गई, फिर भी कुछ आर्टिकल्स मैं आपको बता देती हूं, जैसे कि 64 कहता है। 64 आर्टिकल क्या कह रहा है? आर्टिकल 64 कह रहा है कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के समान उनकी शक्तियां होंगी, जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा में लेके इनको यहाँ पे होंगी। वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करेंगे, जो अमेरिकी विधायिका के ऊपरी सदन सीनेट में अध्यक्ष के बतौर काम करते हैं। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ये 65 है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उनको हटाया गया, रिक्त हो गया, 6 महीने तक की अवधि के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, जब तक कि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाए। अब आप सोचेंगे कि 6 माह इनके लिए नहीं लिखा है कि 6 माह तक के लिए ये कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये लिखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए, इससे इनकी जो अवधि है वह जोड़ दी गई, ठीक है। क्लियर है? चलिए, बाकी सारी चीजों को हम पढ़ चुके, एक बार जल्दी जल्दी देखते हैं हमने क्या पढ़ा है उपराष्ट्रपति को लेके। तो सबसे पहले तो हमने जाना है ना कि आर्टिकल 6 जो 63 है वह क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। अगर हम टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स की बात करें तो दूसरे स्थान पे, और अमेरिका से हमने ये जो पद है वह हमने लिया है, ठीक है। हमने शुरू किया था कि जो हमारे फर्स्ट थे वह सर्वपल्ली राधाकृष्णा थे, ठीक है। सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर हमने देखा कि 14 नंबर के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो जगदीप धनखड़ साहब है, ठीक है, जिन्होंने अगस्त 2022 में कर्तव्य पद की शपथ ली और राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बने।
उपराष्ट्रपति के बारे में ये जो मेन आर्टिकल मतलब जो मेन 4-5 बातें हैं वो ये बताता है कि निर्वाचन कैसे हुआ, अर्हताएं क्या है, पदावधि पदरिक्तता कैसे हुई, शक्तियां व कर्तव्य क्या है, और एक इसकी तुलना की बात, ठीक है। और एक हमने मेंस क्वेश्चन देखा PYQ में। सो उपराष्ट्रपति होंगे 66 में बताया गया कि निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के सदस्य होंगे। निर्वाचक मंडल के क्या अंतर है राष्ट्रपति से, वो हमने यहाँ पर देखा है ना। राष्ट्रपति से क्या अंतर होगा, ये अंतर आपको जरूर याद रखना है कि ये जो निर्वाचक मंडल है इसमें एक अंतर तो क्या था कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होंगे, और इसमें कहा कि विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होंगे, ये अंतर था, ठीक है। साथ ही हमने देखा कि मूल संविधान में तो कहा गया था कि संयुक्त अधिवेशन हो जाए, बट इस केस को बाद में 1961 से हटा दिया गया, ठीक है, क्लियर। आगे हमने देखा कि जो शपथ है वह कैसे लेंगे, तो ये राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाएंगे, है ना। और इसके अलावा ये 5 वर्ष की तिथि तक रहेंगे। पद से रिक्ति कैसे होगी, त्यागपत्र दे दी या इनको हटाया जा सकता है 14 दिन की पूर्व सूचना पर। और यहाँ पर अगर जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो बेसिकली इसके लिए केवल राज्यसभा में ही इस तरह का इस आशय से एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने से, और ऐसे संकल्प को प्रभावी बहुमत जो कि विशेष बहुमत का एक प्रकार है से लाया जा सकता है। और इसमें लोकसभा की सहमति वर्ड लिखा हुआ है, अग्रीड, दैट मीन्स सिंपल मेजोरिटी, मतलब विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कार्यों में हमने बात की कि 64, 65 दो मुख्य कार्य हैं, है ना। एक तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और पदेन सभापति होना, और इसलिए इन्हें सुपरफ्लुअस हाइनेस के रूप में कहा गया कि संविधान ने कोई महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह इनको नहीं दी, है ना। रिक्ति की पूर्ति, कुछ सेवा शर्तों की हमने बात कर ली। बाकी अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर मान लो किसी तरह के कोई शंका होता है ना, कोई शक है, कोई विवाद है, तब इसकी जांच कौन करेगा, तो मेन है उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय उपराष्ट्रपति को लेकर अगर किसी तरह का कोई विवाद है तो उसमें बेसिकली ये निर्णय देगा, और निर्णय जो है वह सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय होगा। अगर उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का उच्चतम न्यायालय ने शून्य भी घोषित कर दिया कि चलो ठीक है निर्वाचन गलत था, लेकिन उसने जो काम किए हैं ना एज अ उपराष्ट्रपति, वो काम उनके वैलिड रहेंगे, वो काम उनके खत्म नहीं होंगे। साथ ही उपराष्ट्रपति में के रूप में किसी व्यक्ति को निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि निर्वाचन मंडल जो है वह अपूर्ण था, है ना, कि निर्वाचन मंडल जो है वह अपूर्ण था। और यहां पर बच्चों देखो, यहां पर बेसिकली जो सेम बात है वो राष्ट्रपति के लिए भी थी, है ना। यहां पर हमने जो सेम बात पढ़ी थी कि राष्ट्रपति के को जो चुनौती दी जा सकती है वो इस आधार पर नहीं दे सकते आप कि बेसिकली निर्वाचक मंडल जो है वह अपूर्ण है ना, इस आधार पर आप जो चुनौती है वह नहीं दे सकते। साथ ही अब तक 4 उपराष्ट्रपति निर्विरोध जो है वह चुने गए हैं, ठीक है। ये 4 राष्ट्रपति के मैं आपको जो नाम है वह बता देती हूँ, जैसे कि हमारे जो पहले थे डॉक्टर S राधाकृष्णन, 2 साल रहे, निर्विरोध वो हो गए थे। इसके अलावा M हिदायतुल्ला एंड फिर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। अब आप सोचेंगे 4 लोग कैसे हुए, अब तक 4 मतलब 2 कार्यकाल के दौरान तो ही S राधाकृष्णन रहे, हम चाहे तो ये कह सकते हैं केवल 3 लोग अब तक जो है वह निर्विरोध चुने गए, बाकी सबके विपक्ष में कोई ना कोई था, जैसे कि जगदीप धनखड़ के विपक्ष में मार्गरेट अल्वा थी, ठीक है, जिन्हें कि 182 वोट मिले थे और जगदीप धनखड़ को 528 जो वोट हैं वह मिले थे, ठीक है, क्लियर है। चलो बाकी पात्रता और पद से हटाया जाना ये सब आप पढ़ चुके हैं, पद से कैसे हटाया जाएगा, है ना, तुलना की हमने बात कर ली। तो ये था बच्चों हमारा आज का क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा, छोटा सा था, जल्दी से पढ़ लो, नोट्स बना लो, राष्ट्रपति को याद कर लो, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ थी, कार्य थी, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो उन सभी को भी पढ़ते रहिए, कॉन्टिन्यूसली बच्चों क्लासेस देखते रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पॉलिटी स्पेशल वीक आपके लिए लाया जाए और आपको 6 दिन जो 6 टॉपिक्स हैं वो आपके कराए जाएँ, ठीक है। चलिए कॉमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, लगता है कि नहीं, कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।